प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई लाइट की रेज इस पर आकर के गिरती है, इसको कहते हैं इंसिडेंस रे। जैसे ही किसी सरफेस पर प्रकाश की कोई भी किरण है, कोई भी रे है, जैसे ही किरण सतह से टकराती है, सरफेस से टकराती है, तो टकराने के पश्चात यदि वह उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ये बीच में बनता है नॉर्मल, अभिलंब, ये कहलाती है आपतित किरण, इंसिडेंस रे, और ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये कहलाता है अभिलंब, नॉर्मल, और अभिलंब और इंसिडेंस रे के मध्य में बनने वाला कोण कहलाता है इंसिडेंस एंगल। आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के मध्य में बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित, इर्रेगुलर, या इसको विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। नियमित परावर्तन का मतलब तो होता है जब सरफेस स्मूथ हो, एक बिल्कुल प्लेन हो, तो प्लेन होगा तो जितनी भी इंसिडेंस रे आएंगी दोबारा रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, फिर दूसरी आएगी, फिर ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, फिर आएगी, फिर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, परावर्तित किरण हैं, वो सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं इसके अंदर। कब? जब नियमित परावर्तन का मतलब है जब सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, एकदम समतल हो। और अनियमित का मतलब होता है जब ऐसे ऐसे खुरदरा हो, रफ हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो, थोड़ा सा खुरदरा हो। तो इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हो, क्योंकि कोई यहां पे आके गिरेगी यूं होगी, कोई यहां आके गिरेगी यूं हो जाएगी, फिर यूं, फिर यहां पे आएगी तो इसी चल जाएगी। यानी ये जरूरी नहीं है आगे जाके बाद में यूं करके ये काट भी सकती हैं ये। तो इसको कहते हैं अनियमित या विक्षिप्त परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ तो क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के इक्वल होता है। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। दूसरा एक प्रश्न आता है कि यदि इंसिडेंस एंगल का मान 30 डिग्री है तो इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के मध्य बनने वाले एंगल का मान कितना होगा? 60 हो जाएगा। तीसरा एक प्रश्न बनता है कि यदि रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल का मान 30 डिग्री है तो नॉर्मल, अभिलंब और जो सरफेस है इसके मध्य बनने वाले कोण का मान क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है? 90 है। 90 में ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60 होगा। ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, इंसिडेंस रे, अभिलंब, नॉर्मल और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। परावर्तन के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो मिरर से जो इमेज बनती है वो किस पर डिपेंड होती है? परावर्तन पर होती है। दर्पण एक तो होता है मिरर और एक होता है लेंस। मिरर और लेंस में अंतर क्या होता है? मिरर की जो सरफेस होती है पीछे की साइड में, उसमें अर्जेंटम और मरकरी, पारा, इन दोनों की पॉलिश होती है। जब कई बार पॉलिश घिस जाती है तो आप उसमें चेहरा देखना, आपकी नाक गायब हो जाएगी, क्योंकि वहां से रेज जो होंगी वो क्रॉस हो जाएंगी, और क्रॉस होने पर परावर्तन नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी दर्पण जो होते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस घटना पर निर्भर है? परावर्तन पर। रेडियम का चमकना, ये गाड़ियों पर रेडियम लगा रहता है। नाइट में जब अपन गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो हमें दिख जाता है कि यार इतना दूर वो ट्रक जा रहा है, या फिर साइडों में आप देखोगे रोड पर कई जगह खंबे लगे हुए हैं, उन पर रेडियम लगा रखा है, जिससे वो लगता है कि यार इधर खाई है, तो कोई पता लग जाता है कि रोड की जो सिमेट्रिकल है वो क्या है कहाँ नहीं है। तो यदि वो नहीं होगा तो पता नहीं चलता कई बार रात को। कई लोग जानवरों पे लगा देते हैं,
सींगों पे हल्का हल्का रेडियम लगा देते हैं, तो वो दूर से ही वो चमक जाते हैं, क्योंकि प्रकाश के रिफ्लेक्शन से ही वो काम करता है। एक होता है परिदर्शी, जिसको कहते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज पनडुब्बियों में किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर का कंप्लीट नजारा देख सकता है, अंदर बैठा हुआ कि बाहर कोई शत्रु तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बाहर का क्या है नजारा सारा। उसका ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है? रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। रंगों का निर्धारण, आप जो रंगों का निर्धारण करते हैं, काला रंग है, ये पीला है, ये नीला है, ये भी किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन लिखना है इसकी, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर, सरफेस, किसी सतह पर टकराती है और यदि टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पहला वाला डायग्राम बना लो। ये आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। लिखो, रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखो नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब सरफेस प्लेन होता है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा लिखना अनियमित या विस्तृत परावर्तन। अनियमित या विस्तृत परावर्तन।
irregular reflection। जब पृष्ठ खुरदरा हो, सरफेस रफ हो, पृष्ठ खुरदरा हो तो परावर्तित होने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ये दोनों डायग्राम बना लो नीचे वाले। को परावर्तन दो प्रकार का हो, ये सॉरी, परावर्तन के नियम, हेडिंग डालो परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम लिखना, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण आई इक्वल होता है कोण आर के। नीचे कुछ पॉइंट लिखेंगे, स्टार लगा के लिख लेना। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। सेकंड पॉइंट लिखना, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो आपतित किरण एवं किरण, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज के मध्य, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण का मान, बनने वाले कोण का मान 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा। थर्ड पॉइंट लिखना, यदि परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, यदि परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है तो अभिलंब तथा नॉर्मल, तो अभिलंब तथा परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह के मध्य बनने वाले कोण का मान 60 डिग्री होगा। 90 - 30,
60 डिग्री होगा। अब लिखो दूसरा नियम। दूसरा नियम, दूसरे नियम लिखो। आपतित किरण अभिलंब अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नीचे लिखो परावर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के उदाहरण, पहला लिखो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मिरर से इमेज का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा लिखो रंगों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कलर। रंगों का निर्धारण। तीसरा लिखना रेडियम का चमकना। रेडियम का चमकना। चौथा लिखना परिदर्शी पेरिस्कोप। परिदर्शी या पेरिस्कोप जिसका उपयोग पनडुब्बियों में बाहर की स्थिति जानने हेतु किया जाता है। बाहर की स्थिति जानने हेतु किया जाता है। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब लिखो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो परावर्तन में तो क्या होता है, किरणें टकरा करके उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती हैं। लेकिन अपवर्तन में किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाती हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, दो मीडियम है, एक तो है ये विरल रेयर मीडियम और एक होता है सघन माध्यम डेंस मीडियम। जैसे ये तो है हवा, वायु, एयर, और ये है वाटर, जल। जब प्रकाश की किरण, कोई भी लाइट की रेज है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जानी तो ये सीधी चाहिए, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ ये टर्न हो जाती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको कहते हैं अपवर्तन। अब इसमें कब तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है और कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर कब हटेगी, जब विरल से सघन में जाएगी, जब तो याद रखना ये नॉर्मल की तरफ टर्न होगी। और जब ये सघन से विरल में जाती है, जैसे यहां तो है पानी,
जल, और यहां है वायु एयर। तो फिर क्या होगा, जैसे ये जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन ये अविलंब से क्या होगी, थोड़ी दूर हट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये तो कहलाता है अभिलंब, ये कहलाता है आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, क्योंकि ये किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, इंसिडेंस रे कहलाती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव रेज, अपवर्तित किरण, और इस एंगल को कहते हैं अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल कहा जाता है। ऐसे इधर होगा, ये तो कहलाता है अविलंब नॉर्मल, ये कहलाती है इंसिडेंस रे आपतित किरण, इसको कहेंगे आपतन कोण इंसिडेंस एंगल, और इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन एंगल अपवर्तन कोण, और ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। दूसरा एक प्रश्न आता है कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस किस में चेंज होता है। एक तो प्रकाश की स्पीड चेंज हो जाती है, ना स्पीड बदल जाती है। दूसरा प्रकाश की वेवलेंथ बदल जाती है, लाइट की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बदल जाती है। अब स्पीड कब तो ज्यादा बढ़ेगी, कब कम होगी, जब विरल से सघन में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, याद रखना। जब विरल से सघन में जाती है, किसी लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। आप तो ऐसे याद रखना भाई, सीधी सी बात है, विरल का मतलब है आप किसी हाईवे पे चल रहे हो और किसी यदि गली में टर्न लोगे, सीधी सी बात है, अपनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सघन से विरल में जाएंगे, आप गली में से निकल के हाईवे पे चढ़ते हो तो अपने आप स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी विरल से सघन में जाएंगे स्पीड कम होगी, सघन से विरल में जाएंगे स्पीड इसकी बढ़ जाती है। एक प्रश्न आता है, आया हुआ भी ये क्वेश्चन एग्जाम में, अपने कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा फैक्टर अपरिवर्तित रहता है, यानी ना तो बदलता नहीं है। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, इसकी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। जितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी उतनी ही अगली मीडियम में होगी। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, केवल स्पीड बदलती है और वेवलेंथ बदलती है। इनवर्स आता है, लेकिन नॉर्मली यदि अपन बात करें ओनली रिफ्रैक्शन के अंदर, तो वहां पर चेंज नहीं होगी। जैसे ये बाइक इसमें सघन में जाएगी, पानी वाटर के अंदर जाएगी, तो कोई उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितनी रहेगी लगभग उतनी ही रहेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो अपवर्तन के पहले तो दो नियम हैं। नियम कौन कौन से हैं, रूल। पहला नियम तो कौन सा है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, एक तो होता है ज्या कोस ज्या साइन थीटा कोस थीटा। तो आपतन कोण की ज्या इस अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको तो कहते हैं साइन आई, और नीचे कहते हैं साइन आर। इसका एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको कहते हैं अपवर्तनांक, कहते हैं रिफ्रैक्स इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्स इंडेक्स कहते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। यहां से प्रश्न कई बार आ भी जाता है, जैसे वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्स इंडेक्स का मान 1 होता है, एयर के लिए 1.0003 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है, कांच के लिए 1.50 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मीडियम है, उनके लिए आपको याद रखना है। और इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, जैसा मीडियम होगा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। और दूसरा, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको कहा जाता है अपवर्तन का दूसरा नियम। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे पानी से कोई बाल्टी भरी हुई है, पानी से भरी हुई बाल्टी में पड़ी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। जैसे ही छड़ या कोई भी रॉड है, चम्मच है, जैसे वो पानी में एंटर करती है तो थोड़ी वो टेढ़ी दिखाई देती है। इसके कारण रिफ्रैक्शन कारण। जैसे अपन कभी नदी वगैरह में नहाते हैं तो पानी को जैसे अपन पैर डालेंगे ना, पैर को पानी में डालेंगे तो जैसे ही पैर पानी में जाएगा पैर टेढ़ा दिखाई देगा आपको, ऐसा लगता है जैसे अपना पैर टेढ़ा हो गया। वो किसके कारण दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन कारण। पानी से भरे ग्लास में पड़ा हुआ नींबू, सिक्का या पड़ी हुई मछली है पानी में, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, उसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। आग लगी हुई है, उसके पीछे जो वस्तुएं होती है थोड़ी हिलती हुई सी दिखाई देती हैं, वो भी किसके कारण दिखाई देती हैं, प्रकाश के अपवर्तन कारण। एक प्रश्न आता है कि वास्तविक सूर्योदय से पहले और वास्तविक सूर्यास्त के बाद
सूर्य का दिखाई देना। जैसे नॉर्मल वास्तविक, जैसे सूर्योदय का समय है माना कि 5:58 का, तो हमें ये सूर्य दिखाई दे जाता है 5:56 पर। शाम को माना कि 5:58 का समय है सूर्यास्त का, तो ये हमें दिखाई देता है 6 बजे तक। यानी 2 मिनट तो शाम को बढ़ जाते हैं और 2 मिनट सुबह बढ़ जाते हैं। टोटल रिफ्रैक्शन के कारण दिन की अवधि में, टाइम पीरियड में टोटल कितने मिनट की वृद्धि हो जाती है? 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन कारण। यानी दिन बड़ा कितना होता है? 4 मिनट ज्यादा होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये अपवर्तन के हैं, रिफ्रैक्शन के हैं। तो लिखो प्रकाश के अपवर्तन लिखना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। नीचे लिखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, ब्रैकेट में लिख लेना, वायु से जल, वायु से जल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और यदि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है। नीचे लिखो, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरण की स्पीड एंड वेवलेंथ बदल जाती है, स्पीड एंड वेवलेंथ बदल जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है। दोनों डायग्राम बना लो। देखिए नीचे देखो अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम लिखना, आपतन कोण की ज्या या डायरेक्ट लिख लो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू।
म्यू का मतलब है होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्स इंडेक्स, और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एंगल के लिए करते हैं। नीचे लिखना, इसे दो कॉलम बना लेना, एक तरफ तो लिख लेना मीडियम और एक तरफ लिख लेना अपवर्तनांक की वैल्यू। निर्वात वैक्यूम के लिए लिख लेना एक, नॉर्मली 4 मीडियम यूज में आते हैं, वायु, जल, कांच, निर्वात। वैक्यूम, नीचे लिखो अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो पानी से भरी बाल्टी में पड़ी हुई छड़का, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी हुई छड़का टेढ़ा दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी हुई छड़का टेढ़ा दिखाई देना। दूसरा लिखना, पानी में पड़ा हुआ नींबू सिक्का, पानी में पड़ा हुआ नींबू सिक्का तथा मछली का वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देना, ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देना। को तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये जितनी भी एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होती हैं, ओजोन लेयर है, हमताप है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इनसे जब उनका प्रकाश टकराता है तो वहां पर वो अपवर्तन कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर को आग या धुआं के पीछे स्थित वस्तुओं का, आग या धुआं के पीछे स्थित वस्तुओं का हिलती हुई दिखाई देना, आग या धुआं के पीछे स्थित वस्तुओं का हिलती हुई दिखाई देना। नेक्स्ट लिखना, वास्तविक सूर्योदय से पहले, वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद, वास्तविक सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय का दिखाई देना।
सूर्य का दिखाई देना। नीचे एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लो। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिन की अवधि में कुल 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। कुल 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। अब लिखो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ये अपवर्तन पर ही आधारित घटना है। यानी पहले इसमें रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले इसमें अपवर्तन होता है। ये तो है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। एक दूसरा प्रश्न आता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मुख्य कंडीशन क्या होती है। मेन कंडीशन ये होती है कि इसमें प्रकाश की किरण डैन से कहां जाएगी, लाइट में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे एक प्रश्न आता है कि पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना या कांच का चटका हुआ भाग चमकता हुआ दिखाई देना। कोई कांच की परखनली टेस्ट ट्यूब है, वो चटक जाती है तो थोड़ी अलग ही दिखाई देती है वहां से। वो भाई कोई ग्लास है, चटक जाता है तो दिखता है ना कि यार ये चटक रहा है, क्यों दिखता है वो। जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास किसका बना, ग्लास क्या है, डेंस मीडियम है, अंदर क्या है, वायु एक तरीके से। तो प्रकाश किरण डैन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी, तो फिर कैसा दिखाई देता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे का चमकना किस पर निर्भर करता है, TIR पर। इसके अलावा परखनली का चमकना, टूटी हुई परखनली का चमकना या पानी में डूबी हुई परखनली का चमकना, इसका कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो रेगिस्तान में या सड़कों पर जो माइलेज बनती है, मृग मरीचिका बनती है, दृष्टि भ्रम जो होता है, हमें लगता है कि पानी भरा हुआ है, उल्टा पेड़ जैसी छाया दिखाई देती है, पानी वहां नहीं होता है, उसका कारण भी क्या है, TIR है। इसमें एग्जाम्पल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा एग्जाम्पल किस घटना के अंदर आएगा। तो मेन सर तो क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां जानी चाहिए, विरल में। अब सघन से विरल में जाएगी तो जानी तो सीधी चाहिए। यहां ये किसका काम करेगी, आपतित किरण का काम करेगी, क्योंकि इंसिडेंस हो रही है इस पर, ये इस सरफेस पर, तो आपतित किरण जानी सीधी चाहिए। लेकिन सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, विलंब से दूर हट जाती है, तो यहां से ये दूर हट जाएगी। ये तो कहलाएगा कौन सा, अपवर्तन कौन, क्योंकि एक माध्यम दूसरे माध्यम में गई है तो रिफ्रैक्शन होगा। और ये कहलाता है आपतन कोण। अब जैसे जैसे इस इंसिडेंस एंगल का मान बढ़ेगा, इधर ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, क्योंकि रेज थोड़ी नीचे आती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है कि बिल्कुल ही ये जो रेज है ना, ये रिफ्रैक्टिव, ये सीधी बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाती है, बराबर में आ जाती है। और बराबर में आने का मतलब है कि यहां पर फिर कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और रिफ्रैक्शन कोण के लिए जब 90 डिग्री मान हो जाता है, वैल्यू हो जाती है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहा जाता है। और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में क्या होगा, अब ये स्थिति यूं आ चुकी है, अब जितनी भी किरणें इसमें आपतित होंगी वो सारी सारी उसी मीडियम में क्या हो जाएंगी, फिर बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यह अपवर्तन पर ही आधारित एक घटना है ये। तो नीचे लिखो, यह अपवर्तन पर आधारित घटना है। यह अपवर्तन पर आधारित घटना है जिसके लिए मुख्य शर्त होती है, जिसके लिए मुख्य शर्त होती है
कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। डेंस मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नीचे एग्जांपल्स लिख लो। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। नेक्स्ट लिखो, कांच का चटका हुआ भाग, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। हाँ बिल्कुल, ये घटना होती है TIR। तो रिफ्लेक्शन से ही तो चमकेगा। वापस क्या रही, वापस लौट रही है, तो लौटेगी तभी तो कोई चीज दिखाई देगी, लौटेगी नहीं तो दिखाई नहीं देगी। लाइट तो लौटेगी तभी तो अपन दिखाई देगा वो। नहीं, अपन तो इस कथन को सही मानेंगे, कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है सिंपल भाषा में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कांच का चटका हुआ चमकीला दिखाई देना। पानी में डूबी हुई प्रणाली का चमकता हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी हुई प्रणाली का चमकना। रेगिस्तान या सड़कों पर मृग मरीचिका, माइरेज का बनना। रेगिस्तान या सड़कों पर माइरेज का बनना, मिराज कहते हैं उसको। हाँ, मिराज, इसीलिए इसको माइरेज बोलना पड़ता है। अगले को, प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसका यूज एंडोस्कोपी में किया जाता है। एंडोस्कोपी होती है शरीर के इंटरनल पार्ट की जांच के लिए, एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है, यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIA पर काम करता है। ये डायग्राम बना लो, कल पढ़ेंगे प्रकीर्णन। अब आपकी छुट्टी है, अब आपकी क्लास नहीं है, ठीक। हाँ।